Hello everyone, welcome to Came Academy. So, in this video, we shall be talking about the syllabus for our 11th class covering from NCRT, the Unit 1 for NCRT. That means it shall be Unit 1 for us as well. Therefore, we can say that Unit 1, some basic concepts of chemistry. So, this is your lecture number 1. So, hello 11th class. We are here with a new topic for you. Those who are preparing for your general examination, I mean the school examination, and those who want to go for competition one as well. So, it is for them, and it is considered to be the most important topic as it suggests that they are just the basic concepts you must be knowing from your previous classes, though they are never taught in the previous classes, they are new to all of us. So, let's begin with our class. That means the some basic concept. ओके whenever we talk about chemistry जो सबसे पहला ख्याल आता है इज दैट लुकिंग अराउंड अस आसपास की चीज़ों को देखो जब आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो जो सबसे पहला थॉट आता है कि हम बोलते हैं क्या कि सबसे पहले चीज़ों को बोल देते हैं मैटर कोई भी सब्सटेंस अभी हमने इंग्लिश में पढ़ा था एनी सब्सटेंस और एनी थिंग एनी वन एनी बडी एनीथिंग लाइक दिस उसको बोलते हैं हम क्या केमिस्ट्री के अंदर विल टेक इट एज अ मैटर तो सबसे पहले केमिस्ट्री का टर्म जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर मैटर ठीक है केमिस्ट्री में पहला शब्द पड़ा मैटर अब मैटर होता क्या है मैटर वो चीज होती है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस उसको बोलते हैं क्या मैटर मतलब जिस भी चीज के पास मास होगा और स्पेस ऑक्यूपाई करेगी लाइक दिस पेन दिस हैज मास एंड इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस इन दिस एयर इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस तो उसको क्या बोलेंगे हम मैटर वेर एज आई माई सेल्फ आपको ले लो यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर यू आर ऑक्यूपाइंग स्पेस the table in front of you is occupying space the chair on which you are sitting is occupying space I am standing on the ground I am also occupying space this board behind us is occupying space so everything around us is matter सबको मैटर बोल देते हैं अगर सबको मैटर ही बोलना है तो आप बीच में एटम्स आप बीच में कंपाउंड्स या फिर आप बीच में एलिमेंट्स कहाँ से ले आते हो कभी किसी को मेटल बोल रहे हो कभी किसी को नॉन मेटल कभी किसी को एलिमेंट किसी को कंपाउंड वाई आर दी सो मेनी टर्म्स जैसे सिनोनिम्स आप इंग्लिश में पढ़ते हो और उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाते वैसे वी हैव मैटर इन मैटर एज अ सिंगल टर्म बट मैटर के अंदर के क्लासिफिकेशंस के थ्रू हमें ये सारे सब्सटेंसेस के बारे में पता चलता है तो मैटर का क्लासिफिकेशन कैसा होता है इतना ही क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो बता दो मैटर का क्लासिफिकेशन मैटर का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं क्या एक तो होता है प्योर सब्सटेंसेस ये मैटर का पहला क्लासिफिकेशन हुआ और दूसरा हो सकता है मिलावटी चीजें जिसको आप बोलते हो क्या मिक्सचर अब प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर इनका भी कोई क्लासिफिकेशन होगा क्योंकि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स तो अभी तक आए नहीं है तो सही कह रहे हो मिक्सचर्स का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कैसे मिक्सचर्स का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं या तो आपका हो होमोजीनियस या फिर आपका हो हेट्रोजीनियस ऐसे हो गया अगर आपने मिक्सचर का क्लासिफिकेशन कर दिया तो प्योर सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन भी बता दो प्योर सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन कहता है हम बात करेंगे एलिमेंट्स के टर्म्स में और हम बात करेंगे अपने कंपाउंड्स के टर्म्स में ठीक है फाइनली वी गॉट दीज टू टर्म्स जिनके लिए बड़े बेताब थे हम लोग मतलब कौन हमारा एलिमेंट्स और हमारा कंपाउंड्स पर ये हेट्रो होमो ये क्या लिख दिया हेट्रो और होमो से पहले हम मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस को समझ लेते हैं मिक्सचर का मतलब है दो से ज्यादा चीजें एक साथ मिक्सड अप कर दी गई हैं इस तरीके से मिक्स कर दिया उनको कि हम उन्हें सेपरेट नहीं कर पा रहे तो उसको बोलेंगे क्या मिक्सचर चीजों का अंदाजा नहीं लगा पा रहे कौन क्या था लाइक योर एयर एयर किस में आएगी एयर आएगी आपके मिक्सचर के अंदर एयर कौन सी जैसे अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर का कंपोनेंट ऐसा होता है जिसके अंदर 78% इज योर नाइट्रोजन 21% इज योर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है 1% आर्गन आ जाती है और
और यहाँ पर आ जाएंगी आपकी बाकी रिमेनिंग गैसेस। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। क्या आप घर बैठे बैठे पता लगा सकते हो कि मेरे नाक के सामने कितनी ऑक्सीजन पड़ी हुई है, मेरे कानों के साइड में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, सर के ऊपर कितनी आर्गन बैठी हुई है और नीचे कितनी अदर गैसेस तैर रही हैं? नो, इट्स अ कंप्लीट मिक्सचर। हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, हम बता ही नहीं सकते कि कितनी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या अलग रंग होता है, अलग रूप होता है, दिखने में क्या वो थोड़ी डिफरेंट दिखती है, लाइक पिंक दिख रही है, ग्रीन दिख रही है? नहीं, सेम दिख रही है। तो जब हमें सारी चीजें सेम दिखनी शुरू हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे आप शुगर का सोल्यूशन बना दो, शुगर इन वाटर मिला दिया, क्या आप पता लगा पा रहे हो कि कहाँ आपकी शुगर थी, कौन कौन से हिस्से में, पानी के किस हिस्से में आपकी शुगर थी? नहीं, तो वो आपका आ गया होमोजेनियस में। वेराज अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करते हैं, हेट्रोजीनियस का मतलब हुआ क्या, यू हैव पेंसिल, यू हैव इरेजर्स, दोनों बास्केट को मिक्स कर दिया। क्या आप नहीं पता लगा पा रहे कहाँ इरेजर कहाँ पेंसिल है? बिल्कुल पता लगा पा रहे हैं। आपने लिए पल्सेस, एक तरफ लिया आपने ग्रेन्स, दोनों बास्केट को एक साथ मिक्स कर दिया। क्या आप हैंड पिकिंग के थ्रू उनको सेपरेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही होता है आपका हेट्रोजीनियस, जिसके पार्टिकल्स अगर अलग अलग हमें तैरते हुए, डोलते हुए दिख जाते हैं तो दैट रेफर्स टू योर हेट्रोजीनियस। और वही बात आता है मिक्सचर का। और जिसके पार्टिकल्स एकदम कांस्टेंट दिखे थ्रू आउट, मतलब हम अंदाजा ही ना लगा पाए, ना पता लगा पाए कि कहाँ ऑक्सीजन बैठी है, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ आर्गन और कहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट उसको बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। इतना क्लियर हुआ? तो वी हैव प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस की बात बता ही रहे हो तो थोड़ा ठीक से बता लो, प्योर सब्सटेंसेस का मतलब हुआ क्या? ओके, प्योर सब्सटेंसेस में हमारे आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंसेस मतलब मिक्सचर के ऑपोजिट। मिक्सचर्स में क्या था, चीजें मिक्स कर दी गई थी। प्योर में क्या होगा, चीजें मिक्स नहीं होंगी। वी वुड बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एटम्स। एटम्स मतलब स्मॉल स्मॉल स्पीशीज, स्मॉल स्मॉल स्पीशीज, जैसे कि वी हैव दिस एटम, वी हैव दिस एटम, एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन, दोनों को कंबाइन किया, मिल गया हमें क्या, मॉलिक्यूल। हमें क्या मिल गया, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही अगर हम बात करें एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन, और दोनों को किया कंबाइन और हमें मिल गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो ऐसे बात कर सकते हैं, यहां से आया आपका एटम, यहां से आया आपका मॉलिक्यूल। ये टर्म समझ में आ गई हो अगर, तो आप बोलो एटम ऑफ कार्बन, एटम ऑफ कार्बन, क्या हम इसको लिख सकते हैं कार्बन 2? नो, दिस इज नॉट द वे वी फॉलो। इसको नहीं लिख सकते क्योंकि सबकी अपनी एटॉमिसिटी होती है। कौन कितने एटम्स रिप्रेजेंट करेगा टू मेक अ मॉलिक्यूल, तो सबकी अपनी एटॉमिसिटी होती है, वो डिपेंड करती है। वो का टॉपिक अभी हमारा नहीं है। अभी हमारा मेन फोकस किस पर है, हमारा मेन फोकस है हमारे कंपाउंड्स और एलिमेंट्स पे। तो अब आप इनमें से किसे बोलोगे कौन कंपाउंड है और कौन आपका मॉलिक्यूल है? अगर मुझे इनमें से बोलने के लिए आ जाए कि मेरा कौन कंपाउंड है कौन मॉलिक्यूल है, कंपाउंड का सॉरी, कौन कंपाउंड है कौन एलिमेंट है, मेरा एलिमेंट की पहचान ये होती है कि वो हमेशा प्योर रहेगा, सिर्फ एक ही चीज मौजूद होगी। प्योर के साथ साथ सिर्फ एक ही सब्सटेंस उसके अंदर होगा, जैसे कि गोल्ड, खाली गोल्ड होगा, कॉपर, खाली कॉपर होगा, या फिर मैं कह सकती हूँ सिल्वर ले लो, सिल्वर तो आई हैव टेकन, गोल्ड ले लो, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, हमारे हमारे सिल्वर, गोल्ड, इनके पास सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट है, यानी कि इनके पास पूरे सब्सटेंस में सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट है जो कि है गोल्ड, 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 नथिंग अदर। तो ये प्योर हो गया, प्योर के साथ साथ एलिमेंट में आ गया। अब कंपाउंड किसको बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे जब आपके एटम एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना दे, एटम एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना दे। और सिमिलरली एटम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कंबाइन करके, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक फिक्स रेशियो बना दे एक पर्टिकुलर चीज का। डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ थे सेम, यहाँ थे सेम, बट यहाँ है डिफरेंट। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन किया गया डिफरेंट रेशियोज के अंदर। ये भी अलग रेशियो है, ये भी अलग रेशियो है, बैलेंसिंग के थ्रू देखेंगे कौन किसका रेशियो है, बट देखो डिफरेंट है। और पानी बन रहा है हमेशा एक सा, चाहे मैं H
प्लस O मिलाऊं तो भी मेरा H2O बन रहा है, चाहे मैं मॉलिक्यूल के साथ बनाऊं तो भी मेरा H2O बन रहा है। तो पानी जहां भी लिखोगे आप, चाहे आप NaOH के थ्रू पानी बनाओ, कैल्शियम कार्बोनेट के थ्रू बनाओ, वॉशिंग सोडा के थ्रू बनाओ, तो आपका पानी हमेशा क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। कभी देखा है पानी को लिखा हुआ OH? कभी देखा है इसको बोलते हैं पानी? मैंने तो नहीं देखा। कभी देखा है इसको बोलते हैं पानी? मैंने तो नहीं देखा। इसको तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, पानी तो इसी को बोलते हैं। मतलब कंपाउंड्स हम किसे बोल सकते हैं? कंपाउंड उन स्पीशी को बोल सकते हैं, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस उन स्पीशीज को, ये सब आपके कहलाए जाएंगे कंपाउंड्स। दिस वाटर इज अ कंपाउंड मॉलिक्यूल, कंपाउंड ऑफ योर्स। अगर मैं देखूं C6H12O6, ये क्या है मेरा? दिस इज माई ग्लूकोज। ग्लूकोज आप कहीं से ले लो, मेरी शॉप से ले लो, अपनी शॉप से ले लो, अपनी साइड वाले की शॉप से ले लो, अपनी स्कूल वाली शॉप से ले लो, कहीं से भी ले लो, सबका फॉर्मूला क्या रहेगा? C6H12O6। मतलब ये कॉन्स्टेंट्स जो हैं ये फिक्स रहेंगे। ये जो रेशो है ये हमेशा फिक्स रहेगा। वाटर के लिए ये जो रेशो है 2:1 फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो प्योर सब्सटेंसेस के लिए हम बोल सकते हैं क्या? रेशो में कंबाइन होती हैं चीजें जब when composition of the components are fixed। मतलब फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है अगर, तो उसको बोलेंगे क्या? प्योर सब्सटेंसेस। फिक्स्ड रेशो है अगर, तो उसको बोलेंगे क्या? प्योर सब्सटेंसेस। और रेशो तो बिगड़ा हुआ है, चीजें मिक्स कर दी हैं, पर मिक्सचर बन जाएगा। तो आप यहाँ कंपाउंड्स में क्यों मिक्सचर नहीं बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पर हमारा रेशो कैसा है? तो कॉम्पोजिशन का रेशो, रेशो ऑफ कॉम्पोजिशन, रेशो ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। क्योंकि यहाँ पर रेशो फिक्स्ड है, रेशो फिक्स्ड है। ग्लूकोज के लिए देखो, वाटर के लिए देखो, CO2 के लिए देखो, रेशो जब फिक्स हो जाता है तो वो मिक्सचर में ना जाने के बजाय कहाँ जाती है? कंपाउंड्स। तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कंपाउंड्स क्या है, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, और आपके एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट द बेसिक इंट्रो। उससे के बाद क्योंकि हमने मैटर पढ़ लिया तो मैटर के साथ कुछ चीजें आती हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज आपकी फिजिकल भी हो सकती है और प्रॉपर्टीज आपकी केमिकल भी हो सकती है। फिजिकल का मतलब आपके सामने शुगर ला के रख दी जाए, आप जो चीजें देखकर सूंघकर उसे पकड़ के हाथ पे बता सकते हो, वो कैटेगराइज हो जाएगी आपकी फिजिकल में। जैसे रंग रूप के बारे में आप बता सकते हो, उसका कलर, उसका ऑर्डर, उसका टेक्सचर, और क्या बता सकते हो? उसकी स्टेट बता सकते हैं। ये सब चीजें आपके आएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। उसका मास हम बता सकते हैं, हम वॉल्यूम बता सकते हैं, डेंसिटी बता सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बता सकते हैं। पर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? मैंने रिएक्शन करानी है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, शुगर को मैं नमक के साथ मिलाऊं, मैं अपनी शुगर को पानी के साथ मिलाऊं, मैं अपनी शुगर को जलाना शुरू कर दूं, कंबस्ट करना शुरू कर दूं, तो वो चीजें मुझे कौन बताएगा? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो लाइक दिस वी डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल एंड द केमिकल। अब क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो खाली केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, हमें फिजिकल ज्ञान भी होना जरूरी है, हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता होना चाहिए। whenever a compound comes in front of you, you should know how is it looking, क्योंकि आधी चीजें देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये बिलोंग करता है उसको। आप सोचो आपके सामने कोई नींबू छिड़क रहा है, योर आईज आर रैप्ड अप, नहीं दिख रहा, तो आप क्या स्मेल करके नहीं बता पाओगे कि ये नींबू की स्मेल है? बता दोगे। आप स्मेल करके मसाले नहीं बता सकते? बिल्कुल, यू कैन टेल द स्पाइसेस आल्सो। तो लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है। अब इन प्रॉपर्टीज के पढ़ने के बाद थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती हैं हमारे पास जिनको हम बोलते हैं क्या? पहली प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम हम सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ इसका एक फॉर्मूला देखेंगे। क्या? 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, और 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर।
ये एक फॉर्मूला है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप मार्क कर लीजिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। सिर्फ यही पढ़ना था यहाँ के लिए, वॉल्यूम के लिए सिर्फ इतना ही। तो वॉल्यूम से हमें क्या पता चला, इसकी यूनिट्स के बारे में। सी द यूनिट्स, हम ये सारी यूनिट्स यूज कर रहे हैं। क्यों हम वॉल्यूम के लिए ग्राम यूज नहीं कर रहे? हम केजी क्यों नहीं लिख रहे वॉल्यूम के लिए? मुझे 1 kg वाटर दे दो, मुझे 1 kg मिल्क दे दो। वाई एम आई नॉट राइटिंग, वाई एम आई सेइंग मुझे 1 ml चाहिए, 1 ml मिल्क चाहिए, या 1 लीटर ऑफ मिल्क आई वांट, 1 लीटर ऑफ वाटर आई वांट, 2 लीटर्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक आई वांट। वाई एम नॉट सेइंग 1 kg, 1 मीटर? तो ये स्पेसिफिक नोटेशंस होती हैं, साइंटिफिक नोटेशंस होती हैं, जो आप पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हो। जैसे लेंथ के लिए वी यूज मीटर सेंटीमीटर, वॉल्यूम के लिए हम लोग यूज करते हैं लीटर्स मिलीलीटर्स, ठीक है। तो वैसे ही मास के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज व्हाट, ग्राम्स, केजी, लाइक दैट। दूसरी चीज जो हमारे पास आती है पढ़ने के लिए, सेकेंड थिंग इज आर डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है क्लोजनेस इन पैकिंग। पैकिंग के दौरान कितनी चीजें क्लोज थी। अब देखो, जैसे हम बात करें अपनी पैकिंग की बात करें, अगर हम दिस this and this, which says that packing like this, this is called densely packing, मतलब solids। this is called liquid, थोड़ा कम डेंस। और यहाँ आपके हो जाएंगे गैस। अगर इनकी डेंसिटी देखी जाए, यहाँ कितना डेंस पैकिंग है, कितने क्लोज है आपस में। लिक्विड में देखा जाए तो इतने क्लोज नहीं है, वेराज गैसेस में देखा जाए तो बहुत दूर है। तभी तो गैसेस का क्या हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स को पास लाया जा सकता है विद द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर, जो हम पिस्टन के थ्रू अप्लाई करते हैं, जो आगे पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम। मास हम सबको पता है, हम कैसे लिखते हैं मास को, हम लिख देते हैं ग्राम्स में। वॉल्यूम का हम कैसे लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में। तो यूनिट क्या बनेगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर ml, या फिर केजी पर लीटर, या फिर केजी पर मीटर क्यूब। तो या आप ऐसे लिखो माइनस लगाकर, या फिर आप स्लैश बनाकर लिखो, तो बात एक ही है। तो यूजुअली ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट्स मानी जाती हैं, बाकी यूनिट्स भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका वॉल्यूम, ये हो गई आपकी डेंसिटी। अब आती है बारी हमारी मास और वेट की। मास और वेट क्या कहते हैं, मास कहता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितना भी मैटर प्रेजेंट है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने, प्रोटॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स कितने। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता है भाई। उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने, प्रोटॉन्स कितने, उसके न्यूट्रॉन्स कितने। तो जितनी भी चीजें, जितना भी सब कुछ है, ये सब का जितना भी मास है, उसको बोलेंगे क्या, मास। इन सब का जितना भी मैटर, इन सब का जितना भी मैटर बना, उसके थ्रू हम बोलेंगे क्या, मास ऑफ अ बॉडी। वेयर एज यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ बात आती है कितना, फोर्स exerted by gravity on a body। कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी के ऊपर, वो उसका वेट बन जाती है। इसी के थ्रू अगर हम देखें कि जो मास है डजंट चेंज, मास तो हमेशा रहेगा फिक्स्ड। इट कैन चेंज, इट कैन चेंज। आप चेंज कैसे कर रहे हो मास को, आप सॉरी वेट को चेंज कैसे कर सकते हो। अगर मेरे पास यहाँ पर 10 इफ आई एम लाइक 70 kgs राइट नाउ, तो मेरा मून पर जाकर क्या मास 1/6 नहीं हो जाएगा, ऑफ कोर्स, सॉरी वेट, इफ आई वे ओवर ऑन दिस अर्थ एज 70 न्यूटन, सो क्या मेरा मून पर जाकर 1/6 नहीं हो जाएगा। तो तभी तो चेंज होता है, बिकॉज वी आर ओवर हियर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रही हैं, ये चेंजेस लेकर आती हैं। इसी वजह से इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पर,
हम फॉर्मूले में बात करेंगे जो वेट कहता है mg, g मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मास पर सेकंड स्क्वायर, जो आप 9.8 से मल्टीप्लाई करते थे, और तभी न्यूटन के अंदर, न्यूटन में रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूटन यूनिट बनती है किसकी, वेट की, ठीक है। वेयर एज अगर हम यहाँ की बात करें तो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। आप धरती पर मेजर कर लो, आप चांद पर कर लो, सूर्य पर कर लो, आसमान में कर लो, किसी भी जहान में कर लो, आपका जितना मास है वो उतना ही रहेगा, और इसीलिए इसकी यूनिट्स हम बोलते हैं क्या, ग्राम्स, ठीक है। तो ये आपसे बहुत बार पूछ लेते हैं, बताओ मास और वेट के बीच का अंतर बताओ, तो अगर समझ में आ गया है तो आप लिख कर आ सकते हो ऐसा अंतर, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड वन मोर थिंग इज देयर कि जो मास है आपका, इट कैन नेवर बी जीरो, पर वेट तो आपका जीरो हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारी बॉडीज का फिजिकल कैलकुलेशन करते हुए दौरान, फिजिक्स में जब आप कैलकुलेशन करते होगे, 10th में की होगी, बहुत सारे सब्सटेंसेस का जो वेट है परपेंडिकुलर पढ़ने के चक्कर में इट बिकम जीरो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो वो चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। और इनको वे करने के लिए हम यहाँ पर बैलेंसिंग का यूज करते हैं, जो आपने देखा होगा वेंडर्स यूज करते हुए, और ये अब आप अपनी फिजिक्स लैब में देखोगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो इसको वे करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, और इसको मेजर करते हैं बैलेंसिंग से। तो ये था आपका पूरा मास और वेट का, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। दिस वॉज योर थर्ड वन, दिस वॉज योर फोर्थ वन। एक और रहती है आपकी टेम्परेचर, वहीं पर तो जगह बन जाए, चलो टेम्परेचर देख लो। टेम्परेचर आपने पता लगा रखा है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को बोल देते हैं टेम्परेचर, वही कितना गर्म कितना ठंडा है वही टेम्परेचर। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है, ये हॉटनेस गर्म वाला है, नॉट दैट पर्टिकुलर थिंग कौन कितना हॉट है, सो इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अब यहाँ से देखो, हमें पता है बीपी है 100, बीपी किसका, वाटर का, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट नॉट ब्लड प्रेशर, तो पानी का बीपी हो गया 100, फ्रीजिंग पॉइंट अगर पानी का देखें तो वो है 0 डिग्री। हम डिग्रीज में क्यों करते हैं, हमारे पास और भी यूनिट्स है, जैसे कि डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे कि केल्विन, तो बस इतना जान लो कि हमारे पास डिग्री सेल्सियस के अलावा और भी यूनिट्स है, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, जिनकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कैसे, डिग्री सी प्लस 273.15 विल गिव यू के। तो एक ये फॉर्मूला निकल के आता है आपके पास। दूसरा फॉर्मूला आता है आपके पास, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सी प्लस 32, ये फॉर्मूला आता है आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल का। ये दोनों फॉर्मूले आपसे कहते हैं क्या, कि अगर आपको टेम्परेचर में कन्वर्जन करनी है तो आप सिर्फ इन दोनों फॉर्मुलेशंस का यूज करो, और उसी से आपका काम पूरा बन जाएगा, मतलब डिग्री टू केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट टू केल्विन डिग्री सेल्सियस, ये दोनों का कन्वर्जन पता है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ये अभी काम नहीं आएगा, ये दोनों काम आएंगे आपके हीट कैपेसिटी में चैप्टर, ये आपने चैप्टर 10th में भी पढ़ा होगा या फिर 9th में पढ़ा होगा, जहां तक मुझे याद है तो 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर यू मस्ट हैव लर्न दीज फॉर्मुलेज, तो वहां से ये कंसेप्ट आया। तो हमने मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के पढ़ने के लिए पूरी बुक है आपकी आगे चल के। अब एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, आई से आई हैव अ ट्रू वैल्यू, जैसे आप मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो, वैसे केमिस्ट्री में 3 बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, चाइल्ड ए, चाइल्ड बी और चाइल्ड सी, तीनों को एक एक्सपेरिमेंट दिया गया। वो एक्सपेरिमेंट मैंने खुद किया तो मेरी वैल्यू आई 9.816 ग्राम्स,
बच्चे ए से पूछा गया, बताओ भाई तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा। बच्चा ए बोला हमारे आए हैं 9.8। बच्चे बी को बुलाया, तुम बताओ तुम्हारा क्या था। इसने बोला, बच्चे सी को बुलाया, बच्चे सी ने बोला अब मेरा आंसर था इतना। मैंने चेक करना सोचा कि चलो चेक कर लेते हैं। चेक किया तो मैंने देखा और भी बहुत सारे बच्चे थे, और भी बहुत सारे थे, लाइक देयर वर सो मेनी किड्स। अब सो मेनी किड्स का चेक करने के लिए मैंने अप्रॉक्स वैल्यू ले ली 10, जिसकी वजह से बाकी सारे किड्स तो कैंसिल आउट हो गए। अब ये बच्चे बचे जिनकी 9 से करीब वैल्यू थी, आंसर के करीब वैल्यू थी। अब मुझे इन सब में से भी निकालना है कि कौन मेरा पहला ऐसा बच्चा था जिसका ऑलमोस्ट करेक्ट आया। एग्जैक्ट सेम नहीं आ सकता क्योंकि टेम्परेचर कंडीशन चेंज हो जाती हैं, या फिर आप कह सकते हो हवा का प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, हाथ का थोड़ा फर्क पड़ता है, तो एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा, बट सिमिलर तो आ जाए, थोड़ा एक्यूरेट तो आ जाए। तो इन बच्चों का काम तमाम हो गया एंड आई एम जस्ट लेफ्ट विद दी स्टूडेंट्स। अब इन स्टूडेंट्स से बात करने के लिए मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि इस वाले में तो यूनिट्स का यूज ही नहीं किया। यूनिट्स का यूज नहीं किया तो इसको करो रफा दफा। बी वाले पर आ जाओ। जब हमने बी वाले को देखा तो मैंने देखा 9 इज मैचिंग, 8 इज मैचिंग, ओके 0 7 कर लेते हैं। 9 इज मैचिंग, 8 इज मैचिंग, थोड़ा बहुत ठीक है, तो एक्यूरेट बोल सकती हूँ मैं इसको, बाकियों के कंपैरिजन में तो है एटलीस्ट। अगर यहाँ पर आते हैं 9 इज मैचिंग, 8 इज मैचिंग, 1 0, अगर इसने अगला नंबर और मेंशन कर दिया होता, अगर इसको अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे, अगर इसने अगला नंबर और मेंशन कर दिया होता तो आई कुड हैव पॉइंटेड आउट कि आगे और कितना आया है, तो हम प्रिसाइसली देख सकते थे कि कौन कितना ज़्यादा करीब है आंसर के। इसने सिर्फ 2 नोटेशन तक मेंशन किया, पॉइंट के बाद वाली सिर्फ 2 नोटेशन तक, इसने पॉइंट के बाद वाली 4 नोटेशन तक मेंशन किया है, और मेरा आंसर सिर्फ 3 तक है। तो मैं राइटली डिस्कवर कर सकती हूँ कि ये कितना एक्यूरेट रहा होगा, मतलब 8071, मतलब 4 पॉइंट तक ले आया और मैंने सिर्फ 3 पॉइंट तक निकाला, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन डिस्क्राइब कि कितना ये एक्यूरेट रहा होगा। यहाँ तो भैया जी ने सिर्फ यूनिट्स ही नहीं लिखी थी, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। तो अगर एक्यूरेसी मेजर करनी है तो मैं इससे ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेट भी मेजर कर पाऊंगी एज कम्पेयर टू दिस। तो इसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, मतलब आप कितने डेसिमल पॉइंट्स तक आंसर दे रहे हो सो दैट आपकी एक्यूरेसी मेजर की जा सके। ज़रूरी नहीं है आप ऐसे लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते थे। 1 2 3 4, हम ऐसे भी लिख सकते थे। दिस इज अगेन द साइंटिफिक नोटेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि किन वेज में आप अपना आंसर जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हो, लाइक दैट। तो साइंटिफिक नोटेशन से ही रिलेटेड एक टॉपिक आता है हमारे पास जिसको बोलते हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलरेडी कवर्ड टॉपिक है, हमारे चैनल पर ऑलरेडी है इसकी वीडियो। तो आई वुड सजेस्ट यू कि लेक्चर नंबर 3 देखने से पहले, जो कि ऑब्वियसली लेक्चर नंबर 2 होगा, लेक्चर नंबर 2 मैं इसको बोल रही हूँ, तो लेक्चर नंबर 2 इसको बोला जा रहा है, जो कि ऑलरेडी हमारी चैनल पर है, जो एरर एंड एनालिसिस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 देख लेना, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉज, जिनके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो विद विच वी शैल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल हियर आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, जिसमें हमने मैटर के बारे में डिस्कस कर लिया, मैटर कितने टाइप का होता है एंड ऑल, और आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब टर्म्स का यूज कब करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, बोल दो मैटर है। अभी तक बोल रहे थे मैटर है क्योंकि अभी तक हम गधों की लाइन में चल रहे थे। अब हमने क्लियर है, अब हमने केमिस्ट्री पढ़ ली, जिसकी वजह से हमें पता चल गया प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, और वहीं से हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स का भी पता चल गया, कंपाउंड्स का भी पता चल गया। नेक्स्ट हमने देखा प्रॉपर्टीज के बारे में, हमने वॉल्यूम डिस्कस किया, मास एंड वेट के बारे में डिस्कस किया, टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया, और हमने बाकी चीज़ें भी डिस्कस की। तो आज के लिए सिर्फ इतना विशाल की, और बाकी तो you can get to know about us in the next lecture. Till then,
I hope you have taken the screenshots. If you want the slides to be shared, they shall be shared on our Telegram channel. For that, you'll have to join our Telegram channel. Link shall be provided below. And thank you and keep watching. ChemUp Academy. Chemistry simplified. Success amplified.